हेलो फ्यूचर रिसर्चर्स और जेआरएफ स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष लक्षकार और आज हम सीएसआई नेट लाइफ साइंस की यूनिट 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इंपोर्ट मैकेनिज्म्स को डिकोड किया था, तो आपको पता होगा कि सेल अपने अंदर एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चलाता है। अगर वो वीडियो मिस हो गई हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लीजिए। आज का टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई यील्ड और इंटरेस्टिंग है। आज हम दो अलग अलग ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, सेल्स को कमांड सेंटर करने वाली द न्यूक्लियस और सेल को डिटॉक्स करने वाली यानी पेरोक्सिसोम्स को, इनके स्ट्रक्चर, इंपोर्ट मैकेनिज्म और इनसे जुड़ी फीटल डिजीज सीएसआई नेट पार्ट सी के बार बार पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की। एवोल्यूशन में न्यूक्लियस का बनना एक बहुत बड़ा कदम था। इसने सेल को एक खासियत दी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को कंप्लीटली अलग अलग कर देना। पर जब आप इन दो प्रोसेस को दो अलग अलग कमरों में रख देते हैं तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रेगुलेटेड दरवाजों की जरूरत पड़ती है ताकि एमआरएनए बाहर जा सके और जरूरी प्रोटीन को अंदर ला सके। ये कमरा न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम से कवर होता है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। बात करें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो ये आगे चलकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाती है, इसलिए इसके सरफेस पर भी प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। फिर बात करते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की यानी कि आईएनएम की, तो ये अंदर की तरफ होती है और इसमें स्पेसिफिक इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो क्रोमेटिन और न्यूक्लियर लेमिनिन को एंकर करके पकड़ के रखते हैं। और थर्ड है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच एक छोटा सा गैप होता है जो 20 से 40 नैनोमीटर का होता है, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, क्योंकि वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी है। ये स्पेस भी आगे चलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लूमेन के साथ कंटिन्यूस होती है। अब दरवाजे की बात करते हैं। जहां आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज होती है वहां एक पोर बन जाता है, पर यह पोर खाली नहीं होता। इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ऑक्टागोनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर बैठा हुआ होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस। ये एनपीसी कोई एक प्रोटीन से नहीं बल्कि लगभग 30 अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बनता है जिसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं यानी न्यूप्स कहते हैं। इसमें से एक बहुत ही खास टाइप का न्यूक्लियोप्रोटीन होता है एफजी न्यूक्लियोपोरिन्स। इनके पास फिनाइल एलानाइन और ग्लाइसिन्स के बार बार आने वाले रिपीट्स होते हैं। ये प्रोटीन्स पोर के सेंटर में एक बहुत ही भीड़ बना लेते हैं यानी कि डिसऑर्डर जेल लाइक मैश वर्क बना लेते हैं। ये जाल बड़े मॉलिक्यूल्स को रोक लेते हैं। रूल बहुत ही सिंपल है, अगर मॉलिक्यूल्स छोटा है यानी कि 40 किलो डाल्टन से कम मास वाला है तो बिना पूछे यानी कि पैसिवली डिफ्यूज होकर निकल जाएंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो इनमें इम्पोर्टीन्स या एक्सपोर्टीन नाम का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब देखते हैं कि इन जो कमरे हैं, जैसे कि हम न्यूक्लियस की बात करें तो उस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। सेल का न्यूक्लियर स्पैगेटी के बॉल की तरह रैंडमली उलझा नहीं होता, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है। बात करें न्यूक्लियस की तो ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ये बस एक बहुत ही डेंस और एक्टिव जगह है जहां आरआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है और राइबोसोम्स के सब यूनिट यहां पर असेंबल्स होने शुरू होते हैं। बात करें उस क्रोमोसोम टेरिटरीज की, तो जैसा मैंने कहा क्रोमेटिन रैंडम नहीं होता। हर एक क्रोमोसोम्स को न्यूक्लियस के अंदर अपनी एक स्पेसिफिक जगह डिस्टिंक्ट नॉन ओवरलैपिंग स्पैटियल रीजन्स मिलती है जिसे हम क्रोमोसोम टेरिटरीज कहते हैं। बात करें न्यूक्लियर लैमिनी की तो ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थिक नीश इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना हुआ एक डेंस फाइब्रस प्रोटीन नेटवर्क होता है। ये पूरे नेटवर्क न्यूक्लियस को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये न्यूक्लियर लेमिनी जिन फिलामेंट से बनी होती है उन्हें हम लेमिन्स कहते हैं। लेमिन्स 3 टाइप्स की है, लेमिन ए, लेमिन बी और लेमिन सी। आपको पता है जब सेल डिवाइड होता है यानी मिटोसिस होता है तो न्यूक्लियस के एनवेलप्स टूट जाते हैं। ऐसा कैसे होता है
मिटोसिस के प्रोफेज में एक एंजाइम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 इन लैमिनिन्स को फॉस्फोराइलेट कर लेता है। फॉस्फोराइलेशन होते ही ये लैमिन्स डीपोलिमराइज हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और पूरा न्यूक्लियर एनवेलप छोटे छोटे वेसिकल्स में फ्रेगमेंट हो जाता है। बात करें इनकी क्लिनिकल लिंक्स के बारे में तो यहाँ एक डायरेक्ट पैथोलॉजी क्वेश्चन बनता है। अगर किसी इंसान में लेमिन ए जीन में म्यूटेशन आ जाए तो उसकी न्यूक्लियर लेमिनी वीक हो जाती है और न्यूक्लियर डिफॉर्म हो जाता है। इस फीटल डिसीज को कहते हैं हंचिनसन ग्लिफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही बूढ़े दिखने लग जाते हैं, यानी कि प्रीमेच्योर एजिंग आ जाती है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो उसे याद रखिएगा। अब चलते हैं सेल के डस्टबिन या डिटॉक्स सेंटर की तरफ, यानी पेरोक्सिसोम्स की तरफ। इन्हें क्रिस्टिन डी ड्यूवे ने डिस्कवर किया था, जिन्होंने लाइसोसोम्स भी ढूंढे थे। माइटोकॉन्ड्रिया से इन्हें कंपेयर करें तो ये काफी अलग है। ये सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। इनके पास अपना कोई डीएनए या राइबोसोम नहीं होता, यानी इनके सारे प्रोटीन्स पहले साइटोसोल्स में बनते हैं और फिर अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनरी इंपोर्ट किए जाते हैं। और इनके अंदर प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि कई बार यूरेट ऑक्सीडेज या कैटालेज एंजाइम्स जमकर एक क्रिस्टलाइन कोर बना लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये पेरोक्सिसोम सेल्स के अंदर आखिर काम कैसे करता है। इसके 3 मेजर फंक्शंस है, जहां से एग्जाम फ्रीक्वेंटली स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स दोनों में ही। बात करें इसके पहले फंक्शन की, यानी बीटा ऑक्सीडेशन की। अगर फैटी एसिड्स बहुत लंबे हैं, जिन्हें हम वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स यानी VLCFAs कहते हैं, यानी 22 कार्बन से भी ज्यादा लंबे हैं, तो उनका शुरुआती जो ब्रेकडाउन है यानी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, वो स्ट्रिक्टली सिर्फ पेरोक्सिसोम्स में ही होती है। ये इन लंबे चेन्स को तोड़कर मीडियम चेन्स बनाते हैं, जिन्हें फिर आगे कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है। सेकेंड वर्क है इनका ROS डिटॉक्सिफिकेशन। ROS मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एक बड़ा साइड इफेक्ट होता है टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 का बनना। पेरोक्सिसोम्स के अंदर कैटालेस एंजाइम्स बहुत ही भारी मात्रा में यानी लार्ज अमाउंट में होते हैं, जो इस डेंजरस H2O2 को इंस्टेंटली डिग्रेड करके सेफ वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड काम है प्लाज्मोलोजन सिंथेसिस। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फॉस्फोलिपिड बनाते हैं, जिन्हें प्लाज्मोलोजन कहते हैं। ये नर्व सेल्स की माइलिन शीट्स के नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए बिल्कुल इसेंशियल होती है। अब आते हैं उससे बनने के प्रोसेस पर, जिसे कहते हैं बायोजेनेसिस। बात करते हैं पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस की। तो अगर आप इसे लाइसोसोम से कंपेयर करें तो लाइसोसोम्स को गोल्गी से वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू फुल्ली रेडी एंजाइम्स मिलते हैं, लेकिन पेरोक्सिसोम्स अपने मैट्रिक्स प्रोटीन डायरेक्टली साइटोसोल से इंपोर्ट करते हैं, और वो भी फुल्ली फोल्डेड स्टेट्स में, जो माइटोकॉन्ड्रिया से बिल्कुल अपोजिट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया से बिल्कुल अपोजिट किस तरह है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये फुल्ली फोल्डेड स्टेट्स में नहीं होते हैं, पर पेरोक्सिसोम में जितने भी इंपोर्ट किए जाते हैं प्रोटीन, वो फुल्ली फोल्डेड स्टेट में आते हैं। इसका मतलब इनकी मेम्ब्रेन्स पर हमेशा एक स्पेशलाइज्ड इंपोर्ट मशीनरी स्टेशन मौजूद होता है। पेरोक्सिसोम असेंबली और ट्रांसपोर्ट का काम जो प्रोटीन करते हैं, उन्हें पेरोक्सिन कहते हैं, और इनके जीन्स को पेक्स जीन कहते हैं। ये ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड ऑफ होकर यानी कि डी नोवो सिंथेसिस से बन सकते हैं, जिसमें पैक्स 3, पैक्स 16 और पैक्स 19 मेम्ब्रेन प्रोटीन उनके साथ आते हैं। फिर ये साइटोसोल से मैट्रिक्स प्रोटीन में इंपोर्ट करके ग्रो होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फीजन से डिवाइड होते हैं। यानी कि यहां पे 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कॉन्ट्राडिक्ट बन सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ सिमिलरिटी किस तरह शो कर रहा है, तो बाइनरी फिजन की थ्रू, पर वो अलग किस तरह से है। तो जैसे कि हमने कहा कि वो फोल्डेड प्रोटीन्स पेरोक्सिसोम में होते हैं और नॉन फोल्डेड प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो ये इसकी डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब इन फुल्ली फोल्डेड प्रोटीन्स पर सिग्नल्स यानी कि पीटीएस कौन से होते हैं। तो पहला होता है PTS1, ये सबसे कॉमन सिग्नल है। ये प्रोटीन को एक्सट्रीम C टर्मिनल्स पर एक ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस होता है SKL यानी कि सेराइन लाइसिन ल्यूसिन का। इसे साइटोसोल्स में बैठा हुआ
PAX5 रिसेप्टर पहचानता है। सेकंड है PTS2, ये थोड़ा रेयर होता है और ये एन टर्मिनल्स के पास मिलता है, इसे PAX7 रिसेप्टर पहचानता है। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ये कॉम्प्लेक्सेस पैरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन्स पर बैठे ट्रांसलोकोन यानी कि PAX13 और PAX14 कॉम्प्लेक्स पर डॉक होते हैं और अंदर चले जाते हैं। ध्यान रखना PTS1 में कौन सा टर्मिनल्स होता है, C टर्मिनल्स, और PTS2 में N टर्मिनल्स। ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ओके, तो इसे ध्यान रखना दोस्तों। जहां मशीनरीज है वहां डिफेक्ट आने का चांसेस भी होता ही है। CSI नेट पैथोलॉजी से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां हम 2 मेजर डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। पहला है ज़ेल्वेंगर सिंड्रोम। ये एक फीटल ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, इसे पैरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर भी कहा जाता है। पैक्स जीन यानी कि PAX1, PAX2 और PAX5 में म्यूटेशन हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन तो बना लेता है पर एंजाइम अंदर इंपोर्ट नहीं कर पाता, जिससे पैरोक्सिसोम एम्प्टी रह जाता है। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि ब्रेन और लिवर में VLCF से यानी कि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनका जो एक्यूमुलेशन है वो हो जाता है और प्लाज्मोलोजन्स नहीं बनते, जिससे माइलिन शीट्स डैमेज हो जाती है और अर्ली इन्फेंसी में इन्हें बच्चे की डेथ भी हो सकती है। सेकेंड है XALD। इसमें पूरी बायोजेनेसिस मशीनरी फेल नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर मेन डिफेक्ट होता है। इसमें ABCD1 जीन म्यूटेंट हो जाता है, जो एक ABC ट्रांसपोर्टर बनाता है, जिसका काम VLCFA को पैरोक्सिसोम्स के अंदर लाना था। इसकी वजह से टॉक्सिक VLCFA इकट्ठे हो जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो स्पेसिफिकली एड्रिनल ग्लैंड्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की माइलिन शीट्स को बर्बाद कर देते हैं। हमेशा की तरह पूरे लेक्चर की एक समरी इस एक मास्टर टेबल में है। रिविजन्स के टाइम पर ये आपको बहुत काम आएगी। बात करें मेम्ब्रेन टाइप की, हम यहाँ पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं न्यूक्लियस एंड पैरोक्सिसोम्स की। अब बात करें उनकी मेम्ब्रेन टाइप की, तो न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन वाली एनवेलप होती है, पर पैरोक्सिसोम में सिंगल मेम्ब्रेन। बात करें डीएनए की, तो न्यूक्लियस के पास सेल्स का प्राइमरी जीनोम यानी कि डीएनए होता है, पर पैरोक्सिसोम्स के पास कोई भी डीएनए नहीं होता है। बात करें इंपोर्ट सिग्नल की, तो न्यूक्लियस में बेसिक एनालिसिस चाहिए, जबकि पैरोक्सिसोम में PTS1 जो कि C टर्मिनल्स पर आता है और PTS2 जो N टर्मिनल वाला होता है वो होना चाहिए। बात करें इंपोर्ट स्टेट की, तो दोनों ही अपने प्रोटीन को फुल्ली फोल्डेड स्टेट में अंदर आने देते हैं, न्यूक्लियस NPCs के थ्रू और पैरोक्सिसोम ट्रांसलोकेशन के थ्रू ये काम करता है। बात करें की पैथोजेनी की, तो न्यूक्लियस से जुड़ी मेजर जो बीमारी है वो है प्रोजेरिया, जो लेमिन A की म्यूटेशन से होती है, बल्कि पैरोक्सिसोम से जुड़ी बीमारी है ज़ेल्वेगर सिंड्रोम, जो पैक्स जीन म्यूटेशन से होती है। इस टेबल्स का जरूर स्क्रीनशॉट ले ले और इसे रोज रिवाइज करें। और इसी के साथ हमारा न्यूक्लियर्स और पैरोक्सिसोम्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ये कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड है और इनका टेबल फॉर्म में रिकॉल करना बहुत ही एडवांटेज देगा आपको पार्ट सी और पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं चाहता हूं कि आप इन सारी टेबल्स के नोट्स अपनी लैंग्वेज में जरूर बनाएं। अगर आज की क्लास में आपको एनपीसी, पैक्स जीन या और ज़ेल्वेगर सिंड्रोम्स में जरा सा भी डाउट है तो तुरंत अपना सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। मैं हर स्टूडेंट्स के डाउट्स खुद क्लियर करूंगा। अगर आपको आपकी CSI नेट प्रिपरेशन में वैल्यूज ऐड हुई है इस वीडियो की वजह से, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक हाईली स्कोरिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए और एग्जाम्स को क्रैक करके JRF लाइए। थैंक यू।